गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम थॉमस हॉब्स, लॉक और रूसो जो कि प्रमुख समझौतावादी विचारक हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। प्राचीन चर्च के मानने वाले, मिडाइवल, और ये समझौतावादी। तो समझौतावादी जो विचारक हैं, इनका हॉब्स, लॉक, रूसो प्रमुख नाम इनमें आते हैं। तो हमें देखते हैं कि ये जो तीनों विचारक हैं, इन्होंने अपने अपने समय काल परिस्थिति के अनुसार अपनी रचनाओं में राज्य की उत्पत्ति से संबंधित अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। इन तीनों विद्वानों से पहले भी राज्य की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत प्रचलित थे, लेकिन इन तीनों विद्वानों के आने के बाद में ये बताया गया कि राज्य का निर्माण नहीं होता है, राज्य किसी कारण की वजह से या कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से राज्य की उत्पत्ति हुई है, विकास हुआ है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि राज्य की उत्पत्ति से संबंधित हॉब्स, लॉक, रूसो ने एक सिस्टेमेटिक और व्यवस्थित रूप से जो अध्ययन प्रस्तुत किया है, वो सिस्टेमेटिक अध्ययन हुआ 16वीं और 17वीं शताब्दी में। तो हम सबसे पहले देखते हैं थॉमस हॉब्स, जो कि इंग्लैंड में पैदा हुए हैं 1588 ईस्वी में। हॉब्स के समय इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा था और स्पेन के आक्रमण की समस्या बनी हुई थी। मतलब वहाँ 1588 ईस्वी में ही आर्मेडा का युद्ध हुआ। उस युद्ध के समय थॉमस हॉब्स का जन्म हुआ इंग्लैंड में। इसलिए हॉब्स ने आर्मेडा के वर्ष में, ये हॉब्स का प्रमुख कथन भी है, इन्होंने कहा कि उनकी माँ ने या उनकी जननी ने एक साथ 2 बच्चों को जन्म दिया है, एक तो स्वयं हॉब्स और दूसरा भय। क्योंकि ब्रिटेन या इंग्लैंड के अंदर भय का एक माहौल बना हुआ था। 1588 ईस्वी में जब इनका जन्म हुआ, उसी समय वहाँ एक युद्ध चल रहा था, आर्मेडा का युद्ध। हॉब्स चूँकि राजतंत्र का समर्थन करता है और राजतंत्र के समर्थन में उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लेवियाथन लिखी है। इस लेवियाथन का शाब्दिक अर्थ होता है विशालकाय जंतु। लेवियाथन आप याद रखें, इनकी पुस्तक, हॉब्स की प्रमुख पुस्तक जो है वो लेवियाथन है। और उस पुस्तक में इन्होंने राजतंत्र का, अर्थात निरंकुश राजतंत्र का भरपूर समर्थन किया है। लेकिन जब 1649 में ग्राहम-बेल के नेतृत्व में संसद की जीत हुई, तो हॉब्स को फ्रांस भागना पड़ा। अर्थात हॉब्स चूँकि स्वभाव से डरपोक थे और 1649 के अंदर जब ग्राहम-बेल के नेतृत्व में संसद की जीत हुई, अर्थात संसद वहाँ सर्वोच्च की स्थिति में आ गई, तो ऐसी स्थिति में निरंकुश राजतंत्र का जो समर्थन हॉब्स ने किया था, इस वजह से उनको इंग्लैंड से फ्रांस भागना पड़ा। इसीलिए वह आत्मरक्षा के अधिकार व्यक्तियों को प्रदान करता है। जब हॉब्स प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है, तो उसके अंदर हॉब्स के अनुसार आत्मरक्षा का, सेल्फ डिफेंस का जो राइट है, उसको सर्वोपरि रखता है। फ्रांस में उसने राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को एक टीचर की भूमिका में उस चार्ल्स द्वितीय को पढ़ाया, जो आगे चल करके इंग्लैंड के राजा बनेंगे। अर्थात वह रेखा गणित का भी एक प्रसिद्ध विद्वान था, उनको मैथ्स उन्होंने पढ़ाई। जब चार्ल्स द्वितीय ब्रिटेन का राजा बने, उसने हॉब्स को उच्च पद प्रदान किया। जब ब्रिटेन में चार्ल्स द्वितीय राजा बने, तो हॉब्स वापस फ्रांस से ब्रिटेन आ गए और उन्हें अपने मंत्रिमंडल में एक उच्च पद दिया गया। लेकिन चार्ल्स द्वितीय कभी कभी हॉब्स पर व्यंग भी करते थे। चार्ल्स द्वितीय हॉब्स के बारे में कहते थे कि यहाँ एक ऐसा भालू आता है जो छोड़ने पर डांस दिखाता है। हॉब्स की प्रमुख रचनाओं में हम बात करते हैं लेवियाथन, जो कि 1651 प्रकाशित हुई। इसमें निरंकुश राजतंत्र के बारे में हॉब्स ने विस्तृत वर्णन किया है। इसे हॉब्स अपने मित्र फ्रांसिस गोलार्डिन के समर्पित करता है। क्लेरेंडल ने इसे विलासिता के सिद्धांत पर आधारित मानते हुए इसकी प्रति को जला दिया। ये बहुत ही अच्छी कोटेशन है कि हॉब्स की लेवियाथन को किसने जलाया। क्लेरेंडन, आप याद रखें, आगे कंपटीशन में ये सवाल कई बार आता है। व्हाइट हॉल, लेवियाथन सांप के समान भय से भरी हुई है तथा विद्रोह की प्रश्नोत्तरी है। यह इनके लेवियाथन पुस्तक के बारे में बताया गया है। आपको यह याद रखना है कि लेवियाथन
किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? थॉमस हॉब्स, जो कि एक प्रमुख समझौतावादी विचारक है, संविधावादी विचारक है, अनुबंधवादी विचारक है। इनकी ये प्रसिद्ध पुस्तक है जो 1651 के अंदर प्रकाशित हुई और इस पुस्तक में हॉब्स ने निरंकुश राजतंत्र का भरपूर समर्थन किया है। हम बात करते हैं आगे। क्राउले नामक विद्वान, जो ये हॉब्स का जन्म जो हुआ था ब्रिटेन के मेन्सबरी कस्बे में हुआ, तो क्राउले ने इन्हें हॉब्स को मेन्सबरी का शैतान भी कहा है, क्योंकि लेवियथन के आधार पर हॉब्स के विचार जो थे वो एक शैतान के टाइप विचार हैं, इसलिए क्राउले ने इन्हें मेन्सबरी का शैतान कहा है। विली ने एक जगडोल प्रवृत्ति का व्यक्ति कहा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हॉब्स जो एक प्रमुख संविधावादी विचारक है या कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट थिंकर है, हॉब्स, लॉक, रूसो, तीनों ही विचारक एक संविधावादी या समझौतावादी विचारक प्रस्तुत करते हैं। कुछ विचारक ऐसे भी हैं जो लेवियाथन की प्रशंसा भी करते हैं। पहले हमने देखा कि लेवियाथन की जो बुराई या आलोचना करने वाले विचारक हैं। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो राजतंत्र को या निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हैं, वो लेवियाथन की प्रशंसा भी करते हैं। इनमें माइकल ऑक्सफोर्ड, जो कि प्रमुख एक रूढ़िवादी, एक परंपरागत विचारक है, वो कहता है कि लेवियाथन अंग्रेजी का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। और कॉलिंगवुड भी ऐसा कहते हैं कि इसने लेवियाथन की प्रशंसा करते हुए कहा है कि न्यू लेवियाथन ग्रंथ लिखा है। अर्थात कुछ विद्वान ऐसे हैं जो लेवियाथन की प्रशंसा भी करते हैं और कुछ विद्वान इसकी बुराई भी करते हैं। तो लेवियाथन का शाब्दिक अर्थ होता है एक विशालकाय जंतु। इनकी दूसरी पुस्तक है डी सिवे, अगली है डी होमिने, डी कॉर्पो पॉलिटिको एंड द एलिमेंट ऑफ लॉ। हॉब्स की ये प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम बात करते हैं हॉब्स ने किन किन विचारों पर अपने विचार दर्शन, जो कौन कौन से सिद्धांत हॉब्स ने बताए हैं। हॉब्स को वैज्ञानिक भौतिकवाद का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो वास्तविक स्थिति के बारे में अध्ययन करने की कोशिश करी। यह हॉब्स के विचारों का मूल विषय है, मूल आधार है कि वैज्ञानिक भौतिकवाद, जिसे वह गैलीलियो और विलियम हार्वे से प्रभावित होकर कहता है कि सृष्टि का मूल तत्व जो है वो कण, अर्थात वैज्ञानिक भौतिकवाद के संदर्भ में हॉब्स कहता है कि इस सृष्टि का जो मूल तत्व है, मूल पदार्थ जो है वो कण है और सभी कण गतिशील हैं। सृष्टि का मूल तत्व है कण और सभी कण कैसे होते हैं? गतिशील होते हैं। मानव भी कणों से निर्मित एक पिंड मात्र है। अर्थात वैज्ञानिक भौतिकवाद का इनको एक साइंटिफिक तरीके से इन्होंने जो वर्णन प्रस्तुत किया है, इसी आधार पर हॉब्स को वैज्ञानिक भौतिकवाद का जनक कहा जाता है। चूँकि इनके पिता पादरी थे, लेकिन यह धर्म में इनका कम विश्वास था। एक साइंटिफिक रीजन या साइंटिफिक थॉट के आधार पर ये सोचते थे, इसलिए इन्हें वैज्ञानिक भौतिकवाद का जनक कहा जाता है। विलियम हार्वे से प्रभावित होकर वह कहता है कि मानव के हृदय की गति बाह्य वातावरण से प्रभावित होती है। मनुष्य उन कार्यों को समर्थन करता है जो हृदय की गति को रोकते हैं। इसी आधार पर हॉब्स कहता है कि मानव की मूल प्रवृत्ति है वो आत्मरक्षा है। और आगे चलकर अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अंदर हॉब्स इस आत्मरक्षा के अधिकार को सर्वोपरि रखता है। जो प्राकृतिक नेचुरल राइट्स हैं उसके अंदर सेल्फ डिफेंस का जो राइट है उस पर विशेष बात करते हैं हॉब्स। अब हम बात करते हैं हॉब्स की मानव की प्रकृति कैसी थी। हॉब्स के समय मानव किस प्रकार का था। हॉब्स का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ और इन्होंने निरंकुश राजतंत्र का भरपूर समर्थन किया है। तो हम यहाँ देखते हैं कि हॉब्स के अनुसार मानव का नेचर किस प्रकार का था। हॉब्स के मानव प्रकृति संबंधी विचार वैज्ञानिक भौतिकवाद से प्रभावित हैं। इसी आधार पर वह कहता है कि मनुष्य अपनी प्रकृति से एक असामाजिक और अनैतिक प्राणी है। हॉब्स अपनी पुस्तक लेवियाथन के 5 अवगुणों पर विशेष बल देता है। वो हैं, आप इसको यूँ याद कर सकते हैं, सोलिटरी, पुअर, नस्टी, ब्रस्टिस एंड शॉर्ट। अर्थात हॉब्स के अनुसार मानव एकांकी है, दीनहीन है, पापी है, पाश्विक है और क्षणभंगुर है। मतलब कुल मिला के वो एक मानव को असामाजिक और अनैतिक प्राणी मानता है। उनके अनुसार जो मानव का स्वभाव है वो एकांकी है, अकेला रहना पसंद करता है, दीन, पुअर, पापी है, पाश्विक यानी पशु तुल्य है और क्षणभंगुर है, कभी भी वो नष्ट हो सकता है। ये भी कोटेशन आपके एग्जाम में आ सकती है, आप इसको अच्छे से याद करें। एकांकी, दीनहीन, पापी, पाश्विक, क्षणभंगुर। मानव प्रकृति के आधार पर ही वह निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता है। निरंकुश राजतंत्र का समर्थन इसलिए करता है कि इनके जो
राजा थे, चार्ल्स थे, वो खुद भी एक निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करने वाला शासक था। अर्थात उनकी जो शासन नीतियाँ थी वो निरंकुश थी, और उन निरंकुश नीतियों को सही ठहराने के लिए हॉब्स ने अपना एक प्रसिद्ध ग्रंथ, जिसको हम लेवियाथन कहते हैं, 1651 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और उस ग्रंथ में भी जो हॉब्स हैं वो निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि निरंकुश तंत्र का समर्थन करने का, जिस प्रकार से उन्होंने निरंकुश तंत्र का समर्थन किया, उसी प्रकार से इन्होंने कल्पना करी कि मानव भी ऐसा होगा। मानव प्रकृति के बारे में उनके कथन हैं, जो 2 कथन में प्रसिद्ध हैं, स्वयं को पढ़ो, और दूसरा कथन है मानव की प्रकृति वैसी है जैसी मैं बताता हूँ, जरा मेरी तरफ देखो। ये इनके कोटेशन हैं। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि मानव प्रकृति के संदर्भ में हॉब्स का जो मानव है वो असामाजिक है, अनैतिक है, और उस असामाजिक और अनैतिक प्राणी को केवल और केवल निरंकुश तंत्र ही सही ढंग से हैंडल कर सकता है। इसीलिए हॉब्स ने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है, और ऐसा ही अपनी पुस्तक में लिखने की कोशिश की है। क्योंकि हॉब्स के समय इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा था, और उस गृह युद्ध को समाप्त करने के अंदर निरंकुश राजतंत्र का बोलबाला रहा, या उसको सही ठहराने के लिए हॉब्स ने ऐसा किया। अब अगला बिंदु हम लेते हैं कि हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था, नेचर ऑफ स्टेट्स कैसी थी। हॉब्स वैज्ञानिक भौतिकवाद को मानता है, उससे प्रभावित है। प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचार वो अपने प्रस्तुत करता है, और कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में गृह युद्ध का चित्रण भी नज़र आता है, क्योंकि जिस वातावरण में हम रहेंगे उसी वातावरण के अनुसार हमारे विचार डेवलप होंगे। क्योंकि हॉब्स के समय इंग्लैंड के अंदर गृह युद्ध चल रहा था, जैसा कि मैंने आपको बताया, आर्मेडा का युद्ध वगैरह जो चल रहे थे, उसी युद्ध से ये अपना प्राकृतिक अवस्था, मानव का स्वभाव आदि के बारे में वर्णन करते हैं। ये हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था की निम्न विशेषताएं हो सकती हैं। प्राकृतिक अवस्था प्राक सामाजिक और प्राक राजनीतिक थी। प्राक का मतलब हुआ प्री सोशल एंड प्री पॉलिटिकल, मतलब ऐसी अवस्था या व्यवस्था या स्टेज जहाँ कोई सामाजिक नियम कानून कायदे नहीं थे, और ना ही कोई पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप हो पाया था। अर्थात राज्य जैसी संस्था नहीं थी। हर व्यक्ति का पर संघर्ष और लड़ाई झगड़े के अंदर व्यस्त था। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक अवस्था, पहले आपको पता होना चाहिए प्राकृतिक अवस्था क्या होती है। ऐसी अवस्था जिसमें कोई सामाजिक और राजनीतिक नियम कानून कायदे नहीं हो, सब व्यक्ति जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला नियम, या बड़ी मछली छोटी मछली को निगलने वाली जो मत्स्य न्याय का जो एक नियम है वो प्रचलित था। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं प्राकृतिक अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें किसी प्रकार की कोई सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था नहीं होती है। तो हॉब्स के अनुसार पहली प्राकृतिक अवस्था की पहली विशेषता ये हुई कि वहाँ जो प्राक असामाजिक और प्राक राजनीतिक व्यवस्था थी, न तो कोई प्राकृतिक अवस्था में समाज था, और न ही कोई राज्य था, न ही कोई नियम कानून कायदे थे। इसलिए न तो कोई सहयोग की भावना थी, और ना ही वहाँ कोई कानून व्यवस्था थी। मतलब कुल मिला के जंगल राज की अवस्था ये हॉब्स के अनुसार वहाँ समाज में थी। समाज तो था ही नहीं, समाज से पहले की स्थिति में ऐसी व्यवस्था थी। निरंतर तनाव, युद्ध और भय की अवस्था थी। सब व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से संघर्ष की स्थिति में रहते थे। इसका प्रमुख कारण था यश, प्रतिस्पर्धा और भय। यश, प्रतिस्पर्धा और भय इस तनाव की स्थिति का प्रमुख कारण है। उस अवस्था के अंदर न्याय और नैतिकता का पूर्ण अभाव था। सभी मनुष्य समान थे, कुछ शारीरिक दृष्टि से तो कुछ मानसिक दृष्टि से। बड़े छोटे हो सकते हैं, कमज़ोर मजबूत हो सकते हैं। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में कुछ 19 प्राकृतिक कारण थे जो मनुष्य को समझौता करने के लिए प्रेरित करते हैं। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक अवस्था जिसका वर्णन हॉब्स अपनी पुस्तक डी विले लेवियाथन आदि में करते हैं, उन अवस्था एक दुर्गम स्थिति की या दयनीय स्थिति होने की वजह से, तो कुल मिलाकर के हॉब्स 19 प्रकार के प्राकृतिक कारण ऐसे बताते हैं जिसको निवारण के लिए वहाँ के व्यक्तियों ने मिलकर के आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया, समझौता किया, ताकि इस दयनीय स्थिति से निजात पाई जा सके, छुटकारा पाया जा सके। अतः हम ये कह सकते हैं कि हॉब्स में के मानव में जब बुद्धि नहीं थी, असामाजिक था, राजनीतिक था,
या अनैतिक था, तो उसके अंदर ऐसी जागृति कैसे आई? क्योंकि व्यक्ति भय, प्रतिस्पर्धा और यश प्राप्ति के लिए आपस में युद्ध या तनाव, संघर्ष की स्थिति में रहते थे। तो ऐसी दयनीय स्थिति से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने एक समझौता किया, जिसे हम सामाजिक समझौते की श्रेणी में रख सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हॉब्स, लॉक, रूसो तीनों ही संविदावादी विचारक हैं, कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट थिंकर हैं। इन्होंने तीनों ने ही समझौता या अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर राज्य की उत्पत्ति होना बताया है। सभी मनुष्य शांति स्थापित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया। शांति स्थापना के अधिकारों का त्याग करने के लिए सभी तैयार हैं। निरंकुश तंत्र में ही शांति स्थापित हो सकती है। मतलब हॉब्स कुल मिला के निरंकुश राजतंत्र का, एब्सोल्यूट मोनार्की का समर्थन करता है। अब हम इस वीडियो में केवल इतना ही पढ़ेंगे। अब आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम ये देखेंगे कि हॉब्स किस प्रकार से सामाजिक समझौता करता है, सामाजिक समझौते की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, क्यों सामाजिक समझौता करना पड़ा और सामाजिक समझौता करने के बाद में क्या रिजल्ट निकले। इस वीडियो को हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।